Hello Commandos, welcome to Biometers classes online. So today we are here to discuss our rewind test series, test number 1, which was conducted on chapter units and measurement. Basically इस सेशन में हम लोग कोई पूरा पेपर डिस्कस नहीं करने वाले हैं. मैंने सिर्फ क्या किया है कि इस चैप्टर में आने वाले इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि इस टेस्ट सीरीज में लिए गए थे, उन क्वेश्चंस को बस मैंने आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, नॉट एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड हियर, ये आपको मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूं. हमारा उद्देश्य यहां पर क्या है कि भाई देखो किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपको नीट में एग्जाम में फाइनली मिलने वाले हैं. कैसे, देखो क्वेश्चंस तो सिंपल रहते हैं कई बार, लेकिन कई बार उनकी जो लैंग्वेज है वहां पर हमें एग्जामिनर फंसाता है. कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें याद रहने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस उसकी रहनी चाहिए. कुछ सम ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट जो एग्जाम है, उसमें जिनके आने की संभावना काफी हद तक प्रबल रहती है. तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस में से. जैसे मैंने आपके सामने यहां पर एक क्वेश्चन रखा हुआ है. देखो ये क्वेश्चन है, ये क्या है, ये तो वर्नियर कैलिपर्स का सवाल है ना. और वर्नियर कैलिपर्स के इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लीस्ट काउंट पूछा गया है. अब ये जो लीस्ट काउंट है ये काफी स्टैंडर्ड सवाल है, काफी स्टैंडर्ड सवाल है. इसका अर्थ यह है कि भैया ये इतना बेसिक आपको आना ही चाहिए यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, तो ये बेसिक सवाल आपको आना चाहिए. और इस क्वेश्चन के साथ में आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे कि भैया वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से स्केल होती हैं, एक मेन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है, उससे हमें रीडिंग कैसे लेनी है ये आपको रिवाइज करना है. और लीस्ट काउंट जो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए वो क्या होता है, और वर्नियर कैलिपर्स में हम लीस्ट काउंट को कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये बेसिक चीजें आपको आनी ही चाहिए. तो चलो अब हम समय नहीं गवाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं. बेटा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझते हैं. देखो क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. वर्नियर कैलिपर्स की जो मेन स्केल है उस पर जो 1 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. मैंने बोला ठीक है. उसके आगे क्या बोल रहा है, इफ 20 डिविजन्स of vernier scale coincide with the 20 divisions of vernier scale coincide with the 10 small divisions of the main scale, what will be the least count of the calipers. अब देखो हमें क्या है ना, हमें जनरली आदत क्या होती है, हमें जनरली आदत होती है कि भैया मेन स्केल के 9 डिवीजन, हमें जो आदत होती है, हमने जो सवाल किए हुए रहते हैं, जो बेसिक सवाल हम करवाते हैं, जब सबसे पहले वर्नियर कैलिपर पढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है कि 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद द 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, या उल्टा भी लिख के आ सकता है. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, डेटा ही बदल गया, तो कई बार हमें लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना. यहां पर डेटा में क्या दिया है, 20 डिविजन्स वर्नियर स्केल के कोइंसाइड कर रहे हैं 10 डिवीजन मेन स्केल के. बात सही है. अब और पूछा क्या है, पूछा है आपसे लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट का सिंपल फंडा क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है आपका 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है. अब इसमें जो याद रखने वाली चीजें क्या है, एक तो आपको लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना. और सवाल करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि आपको डेटा में दिया क्या है, ऑप्शन में क्या दिया है. मतलब क्या दिया है, ध्यान से देखो, ऑप्शंस आपके दिए हैं सेंटीमीटर के, और उसने क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर को मेन स्केल पर 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया है. मतलब एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है. बात समझ में आई. अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे आपको कैलकुलेट करके रखना होता है. यदि नहीं दिया गया है तो भैया हम इसे ही
एज इट इज मानने वाले। अच्छा, ओके, तो अब हम अपने सवाल की शुरुआत करते हैं। अब देखो, ऑप्शन सेंटीमीटर में है, लीस्ट काउंट एमएचडी माइनस वीएचडी है, और हमारे पास एक डेटा ये है। तो इन तीन डेटा से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, कि देखो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मैं यदि इस वीएचडी को हटा दूं, यहां से यदि मैं देखूं तो 1 वीएचडी कितना आएगा, ये आएगा 10/20 MSD। बोलो बात सही है क्या? अब सोचो यदि इस 1 वीएचडी के डेटा को मैं यहां पुट कर दूं तो क्या मेरा लीस्ट काउंट का आंसर MSD में आ जाएगा? आपने बोला बिल्कुल। सो भैया देखो यहां पर देयरफॉर लीस्ट काउंट क्या आएगा, 1 MSD माइनस 10/20 MSD। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो लीस्ट काउंट कितना आएगा बेटा, 10/20 MSD आएंगे। बोलो बात सही है क्या? 20 माइनस 10 तो 10/20 MSD, दैट इज बेटा योर लीस्ट काउंट आ रहा है 1/2 MSD। और यहां पर जो MSD है वो क्या है, वो है आपका 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। बोलो बात सही है क्या? तो यहां से मुझे देख के बताओ क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट का आंसर कितना आ जाएगा? लीस्ट काउंट का आंसर आ रहा है 1/20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। बोलो बात सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में यहां पर दिया गया है। क्या होता है ना बच्चा, देखो जल्दबाजी में यही तो गलती करता है, उसे लगता है हर बार 0.01 सेंटीमीटर दिया होगा या 0.1 दिया होगा mm में। तो उन्होंने ऑप्शन में देखो पहला ही ऑप्शन 0.01 सेंटीमीटर रखा है, जो कहां से आता है, जब 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, तब हमारा आंसर आता है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आपको लीस्ट काउंट जो है वो हमेशा 0.01 सेंटीमीटर मिले, पर हां आपको ये बात जरूर याद रखनी होती है कि जब कुछ नहीं बोला गया है तो भैया हम 0.01 सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि लीस्ट काउंट का एक और मीनिंग होता है वो सबसे छोटी रीडिंग जो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ली जा सकती है। द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच इज पॉसिबल फॉर एन इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीस्ट काउंट, उसे भी हम लीस्ट काउंट ही कहते हैं। और वर्नियर कैलिपर्स के लिए हम इस प्रकार से इसे डिफाइन करते हैं। तो बोलो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो इतने बेसिक सवाल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपके आने वाले नीट के एग्जाम के लिए। चलो आगे देखो, एक और सवाल दिया गया है, रीड द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या दिया है और क्या पूछा है। उसने बोला है कि ए बॉडी ऑफ मास m 3.513 kg is moving along the x-axis with the speed of 5.00 meter per second. The magnitude of its momentum is recorded as। क्या बोल रहा है? आपको मास दिया है, मास दिया है 3.513 kg, और आपसे बोल रहा है स्पीड भी दे रखी है 5.00 और मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम के बारे में हम जानते हैं बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या एग्जामिनर आपसे इतना आसान सवाल पूछ रहा है कि भैया मोमेंटम कैलकुलेट करो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकलवा के? नहीं, इसके पीछे उसका एक हिडन एजेंडा है। क्या हिडन एजेंडा है? आप देखो सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो, सारे ऑप्शन में से 17.565 56 576 ये तीनों चीजें यहां पर दिख रही हैं। अरे बोलो दिख रही हैं क्या? तो एग्जामिनर आपसे मोमेंटम नहीं चाहता है, बेसिकली आपसे एग्जामिनर चाहता है कि क्या आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स जो हैं वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं, और उसके बाद क्या आप राउंडिंग ऑफ कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। दैट इज द मोटो ऑफ द एग्जामिनर। तो अब मुझे बताओ आप कि भैया यदि ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 4 हैं। इसमें कितने हैं? 3 हैं। अब इन दोनों में हो क्या रहा है? इंडिविजुअल नंबर में तो सिग्निफिकेंट फिगर हमने निकाल दिया, इसके आगे की कहानी क्या है? अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। तो याद रखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट रूल की कहानी क्या है? तो सिग्निफिकेंट रूल की कहानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि भैया आंसर विल बी रिकॉर्डेड एज विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आंसर में वो ऑप्शन लिखा जाएगा जिसमें कम से कम डेसिमल प्लेसेस हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हम क्या देखते हैं? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं।
तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो भैया हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें बेटा लीस्ट मतलब 3, इन दोनों में छोटा कौन है 3, तो हमारे पास आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो यहां पर देखो बेटा, इसमें 3 है, इसमें कितने हैं 5 हैं, 4 हैं और 4 हैं, तो हमें देखो पहला ही आंसर मिल चुका है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यही हमारा आंसर है। आगे हम बात करते हैं, देखो आगे और भी सवाल है। देखो इस सवाल को आपको देखने पर समझ में आ रहा होगा, ये कुछ प्लस माइनस वगैरह कुछ दिया है और परसेंटेज एरर पूछा है वेलोसिटी में, है ना। तो ये परसेंटेज एरर का मतलब ये क्वेश्चन है आपका प्रोपगेशन ऑफ एरर का। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, प्रोपगेशन ऑफ एरर, इस टॉपिक का ये है क्वेश्चन। अब प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या होता है बेटा, तो देखो ये होता है कि यदि z बराबर आपके पास में x प्लस वाई है तो डेल्टा z अपॉन z, दैट इज रिलेटिव एरर इन z आता है डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई अपॉन x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है। लेकिन यही यदि मेरे पास में z बराबर होता x माइनस वाई, तो बेटा मैं रिलेटिव एरर को लिख रहा होता डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई अपॉन x माइनस वाई। ध्यान से देखना, यहां ऊपर एरर में प्लस ही किया है मैंने। सिमिलर वे में यदि मेरे पास z बराबर x अपॉन वाई होता, तब मैं लिख रहा होता डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। एंड यदि मेरे पास में z बराबर x अपॉन, सॉरी मैंने x इंटू वाई ले गया, तो ये x इंटू वाई होता, तब भी मेरे पास में बेटा डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई ही आता। तो आप देखिए ये 4 मैंने मेन आपको बताए हैं, और यदि पावर होती तो क्या होता, पावर आगे आ जाती है, मतलब इस पर्टिकुलर टर्म्स के। और ये सारी चीजें क्या बतलाती हैं, रिलेटिव एरर। और मुझे यदि परसेंटेज चाहिए हो तो मैं क्या करता हूं बेटा, परसेंटेज के लिए मैं इंटू 100 कर देता हूं। अब देखो मैं इसको साफ करता हूं और क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो क्या है, अ बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब आपको एक डिस्टेंस दे रखी है कितनी बेटा 13.8 प्लस माइनस 0.2, और टाइम दे रखा है इन अ टाइम 4.0 प्लस माइनस 0.2। ये बेटा 3 होगा, है ना, आप इसे करेक्ट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में मेन एग्जाम में जो सवाल था उसमें 0.3 ही था। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो अब मुझे बताओ, यदि मैं बेसिक लेवल पे बात करूं तो क्या मैं वेलोसिटी को d/t लिख दूं, और यदि मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या मेरे पास में डेल्टा v/v बराबर डेल्टा d/d और प्लस डेल्टा t/t आएगा। सर ये इतनी जगह का ये छोड़ रखिए, तो बेटा इस जगह का रीजन है, यदि मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटू 100 लिखना होगा। यहां पर देखो डेल्टा डी क्या है, ये वाली चीज डेल्टा डी कहलाएगी, जिसे हम टॉलरेंस भी कहते हैं, और ये आएगा 13.8 इंटू हो जाएगा 100, प्लस यहां पर देखिए बेटा ये आएगा 0.3, ये आएगा 4 इंटू हो जाएगा 100। तो यहां पर यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 20/13.8 और इंटू बेटा ये आएगा 30/4। अरे बोलो बात सही है। नाउ सी, सॉरी ये प्लस है बेटा, है ना, तो बोलो कितना आएगा, इसे लगभग 14 मान लूं मैं, और लगभग 14 मान लूं, देखो अप्रोक्सीमेशन का यूज करते आना चाहिए, तो कितना आएगा 1.4 लगभग ये आएगा, प्लस 30/4 करेंगे, 4 7 28, 7.5। जरा देखना कितना आ रहा है, 8.9 आ रहा है क्या, 8.9। तो देखो यहां पर आपको आंसर मैच कर गया 8.9 परसेंटेज में, ये 8.9% है। इस प्रकार के सवाल यहां पर देखने को मिलते हैं। चलो कुछ और सवाल मैं आपको बताता हूं। देखो ये सवाल देखो क्या, अ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाई पी इक्वल टू ए क्यू बी की पावर हाफ अपॉन सी की पावर -4 इंटू डी की पावर 3/2, द क्वांटिटी विच ब्रिंग्स इन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द पी। भैया वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो पी में सबसे ज्यादा एरर ला रही है। तो एक बात बताओ, देखो इसको यदि मैं लिखना चाहूं ना तो डेल्टा पी/पी
विल बी इक्वल टू, या मैं बोलूं सीधा सीधा, देखो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 का मतलब होता है परसेंटेज एरर इन पी। और यदि मैं परसेंटेज एरर इन पी को लिखना चाहता हूं तो देखो यहां पर ध्यान से देखो, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 क्या आएगा, पावर आगे तो ये आएगा 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बेटा हाफ डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, फिर क्या आएगा प्लस बेटा पावर आएगी 4 आगे, देखो पावर आएगी आगे 4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और प्लस बेटा 3/2 और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। यहां पर आपको ध्यान ये देना बेटा, पावर प्लस है या माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर जो है जब आगे आएगी तो ये प्लस में ही यूज होगी, क्योंकि आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे P बराबर ए क्यूब बी की पावर 1/2 सी की पावर 4 और डी की पावर -3/2। तो कईयों को लग रहा होगा सर ये माइनस क्यों नहीं आया प्लस, बेटा ये एरर का सिस्टम है, गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, एरर्स आर एडिटिव इन नेचर। प्रकृति में तुम्हारे द्वारा की गई सारी गलतियां जुड़ने वाली हैं, आप जितनी जितनी बार गलतियां करोगे वो सारी गलतियां जुड़ेंगी। ऐसा नहीं कि पहले गलती कर दी उसके बाद दूसरी गलती अपोजिट डायरेक्शन में कर दी तो कैंसल आउट हो गई, नहीं, जुड़ेगी। पहली गलती दूसरी गलती दोनों जुड़ेंगे आपके खाते में। तो याद रखना कुछ इस प्रकार से आया। तो अब यहां पर देखो क्या होता है, ये बेसिक टाइप, देखो सवाल बहुत बेसिक रहता है लेकिन क्या होता है ना, एट द मोमेंट क्लिक हो जाए कि भैया जिसकी पावर सबसे ज्यादा वही सबसे ज्यादा एरर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये आगे पावर मल्टीप्लाई बनती है, पावर क्या बनती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनती है, इसलिए सी में सबसे ज्यादा एरर आएगी। तो हमारा आंसर जो आएगा वो बेटा सी आएगा। आगे बढ़ जाओ, देखो अब देखो इतना आसान सा सवाल लिख रहा है ना, एक यूनिटलेस क्वांटिटी, क्वेश्चन ही आगे नहीं है, इतना सही सवाल है, 2 लाइन का, 2 लाइन नहीं 2 शब्द का, यूनिटलेस क्वांटिटी। और ऑप्शन देखो लेकिन क्या बोल रहा है, नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जामिनर आपको पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर देगा जहां पर आप ऑप्शन को रीड करके फर्स्ट टाइम में गलती कर सकते हो। एग्जामिनर आपको पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको ऐसे मिलेंगे, 1 से 2 सवाल जहां पर आप ऑप्शन पढ़ के गलती कर सकते हो। तो ये तो सवाल सबको आता है। और यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी मतलब क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट नहीं है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट नहीं है। अच्छा भैया यूनिट ही नहीं है ऐसा हमको बोला गया है। अब यदि कोई क्वांटिटी के पास में यूनिट नहीं है, क्या यहां पर एक ऑप्शन देखिए लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट, है या नहीं, तो ऐसी तो होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कोई उसकी यूनिट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की क्या यूनिट आती है, नहीं, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आगे देखो बात कर रहा है डायमेंशन की, जीरो नॉन जीरो कुछ तो भी बोल रहा है। अच्छा अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं है। अब यदि फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस है, यदि नो यूनिट और यदि यूनिट नहीं है तो इसका मतलब नो डायमेंशन, यूनिट नहीं है तो नो डायमेंशंस। अब यहां पर देखो, अब ये ऑप्शंस है बस। देखो ये क्या कह रहा है, नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, इसका मतलब है कि कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि नॉन जीरो डायमेंशन नहीं हो सकते, और उसके नीचे जो लिखा है उसका मतलब है हमेशा नॉन जीरो होंगे। दोनों समझो, एक है कभी भी नॉन जीरो नहीं हो सकते। नॉन जीरो का मतलब क्या है कि यार एम एल और टी जो मैं लेता हूं उसकी कुछ ना कुछ पावर होंगी, किसी ना किसी एक की कुछ ना कुछ पावर आए, पर नॉन जीरो। तो कभी भी क्या ऐसा होगा कि एम और एल और टी आ जाए, यदि भैया यदि यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन है ही नहीं, तो पढ़ने में बहुत आसान है लेकिन समझना, देखो यहां पर आंसर क्या आएगा, ए। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो नहीं, ऑलवेज नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, कभी भी
नॉन जीरो डायमेंशन नहीं हो सकते हैं कि नॉन जीरो ही होंगे। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, बस यहां पर ये लैंग्वेज का खेल है। तो सवाल ऐसे बेटा रहते हैं जहां पर आपको लैंग्वेज में फंसा दिया जाता है। अगले सवाल को रीड करो और बताओ क्या लिखा है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो आपको पेपर में एक या दो सवाल डेफिनेटली ऐसा मिलेगा जहां पर होगा कि भाई कोई स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको उनमें चुनना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। मतलब 3 सही दे देगा, 1 गलत देगा, या चार में से 3 गलत दे देगा, 1 सही, या 3 सही 1 गलत, ऐसा कुछ तो भी होगा। तो ऐसा भी सवाल की आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये बेटा जो सवाल बनते हैं ये आपके कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड सवाल होते हैं, इन्हें ध्यान से देखना है। ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज। सभी क्वांटिटीज को हम डायमेंशनली उनकी बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं। हां बिल्कुल लिख सकते हैं। A base quantity cannot be represented dimensionally in terms of the rest of the base quantity। यदि कोई बेस क्वांटिटी है जैसे मास है, उसे मैं डायमेंशनली दूसरी बेस क्वांटिटी जैसे लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, है ना, इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये भी सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट भी ट्रू मिल गया, दूसरा भी ट्रू मिल गया। अब आगे देखो, द डायमेंशंस ऑफ द बेस क्वांटिटी इन द अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। अब भैया जब मैं रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता तो m के डायमेंशन में लिखूंगा तो l 0, t 0, थीटा 0, a 0, सब 0 0 ही होंगे क्या? हां, मतलब ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो चौथा मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है, अपने आप मेरा इनकरेक्ट का आंसर मिल रहा है। और जब भी इन सवालों को डील करो तो हमेशा क्वेश्चन पे ऐसे करेक्ट है या इनकरेक्ट है गोला जरूर लगाना। तो अब क्या बोला, द डायमेंशंस ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी आर नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी आर नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी, मतलब कोई डिराइव्ड क्वांटिटी यदि है तो उसके जो डायमेंशंस हैं वो बेस क्वांटिटी में कभी भी जीरो नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? गलत बात है भाई। जैसे मैंने वेलोसिटी लिखा तो वेलोसिटी में क्या लिखूंगा, m0 l1 t-1, मास 0 हो तो गया, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा क्या है, आंसर है। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। सॉरी। चलो और आगे के क्वेश्चन देखो। अब देखो ये एक सवाल है बेटा, मैच दी कॉलम वाला। अब देखो मैच दी कॉलम में भी यदि आप पेपर उठा के देखोगे, मैं आपको फिर से बता दूं, 2 सवाल के आसपास, 3 सवाल के आसपास 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिनिमम आपको फिजिक्स के पेपर में मिलने वाले हैं जहां पर मैच दी कॉलम होगा। और मैच दी कॉलम याद रखिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है। इट इज नथिंग बट बेसिकली 4 क्वेश्चंस का इन अ सिंगल रो, इन अ सिंगल क्वेश्चन। मैच दी कॉलम कुछ और थोड़ी है यार, 4 क्वेश्चन है वो एक साथ आपको दे दिए एंड दैट्स इट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बता दूं, मैच दी कॉलम सबसे आसान क्वेश्चन होता है, कहते हैं क्या? कई लोग कहते हैं, कई लोग मानते हैं, लेकिन कई बच्चों को क्या अंदर से डर लगता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है, अरे मैच दी कॉलम आ गया अब मैं क्या करूंगा। अरे कुछ नहीं है भाई, 4 सवाल हैं यार और कुछ नहीं है। और इसमें भी पता है क्या ना, हिंट मिल जाती है, हिंट मिल जाती है। जैसे मान लो आपके पास में देखो ये सवाल दिया गया है, देखो कैसे सवाल दिया है, फोर्स, पावर, एनर्जी और डेंसिटी के, और यहां पर इसके डायमेंशन है। तो देखो आपको हमेशा फोर्स के और एनर्जी के बेटा याद होने चाहिए, m1 l1 t-2, और बेटा एनर्जी भी आपको याद होनी चाहिए हमेशा, m1 l2 t-2। बोलो बात सही है? तो अब मुझे बताओ, देखो ये 2 क्वेश्चन हैं क्या कहीं इसमें? बिल्कुल। देखो एक तो ये फोर्स वाला है और m1 l1 t-2 देखो कहां है। तो देखो ये A1 से बेटा ये आ रहा है C में, 1 से आ रहा है C में। तो 1 से C वाला ऑप्शन एकमात्र ऑप्शन है, आपका सवाल तो सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व हो गया ऑप्शन नंबर 2 में। बोलो हाँ, ऐसे होता है कई बार, पहले से ही लग जाता है। चलो बाकियों को मैच कर लेते हैं हम। जैसे यहां पर देखो दूसरा है पावर, दूसरा क्या है, पावर। लेकिन पावर से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो यहां पर एनर्जी दिख गई मेरे को, तो एनर्जी के क्या होंगे, m1 l2 t-2 है क्या? तो देखो बेटा 3a आपका मिलना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए बेटा, देखो
पहले का C मिल गया, तीसरे का A मिल गया, दो तो मैच कर गए। अब सेकंड का D आना चाहिए। सेकंड मतलब क्या है? पावर है। तो यार पावर होती क्या है? पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। मतलब आप करेंगे m1L2T-2 डिवाइडेड बाई T, तो ये आएगा m1L2T-3 है क्या कहीं बेटा? देखो देखो यहां पर फटाफट से, तो देखो सेकंड का डी पे मैच कर रहा है और सेकंड का यहां पर डी पे मैच कर रहा है, अपने आप मैच कर गया। तो इस तरह से सवाल क्रिएट किए जाते हैं। अब मैंने तो ये 4 फिजिकल क्वांटिटी, चूंकि देखो आपका रिवाइंड टेस्ट सीरीज का पहला ही टेस्ट है, रिवाइंड टेस्ट सीरीज का पहला माइनर टेस्ट है, फर्स्ट माइनर टेस्ट जो कि चैप्टर पर है। इसके बाद वाला जो टेस्ट होगा वो होगा आपका यूनिट्स काइनेमेटिक्स पर, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, इन चैप्टर्स पर होगा। तो आपको यहां पर एक बेनिफिट है कि आपको चैप्टर वाइज अपने आप को जज करने का मौका मिलेगा, और सिंपल से सिंपल सवाल भी, और जहां पर गलतियां हो सकती है उन सवालों को हम इसमें एड ऑन करके आपके सामने ला रहे हैं। अब देखो ये एक सवाल, देखो क्या सवाल है, बढ़िया सिंपल फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि यदि x का मतलब क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, और y है तुम्हारा किलोग्राम पर अपॉन मीटर सेकंड, और यदि z आपको दिया है y स्क्वायर अपॉन x, तो z की यूनिट क्या होगी? तो भैया y का स्क्वायर करना है तो आप करोगे किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड पूरे का स्क्वायर, अपॉन बेटा x क्या आएगा? तो ये आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। अब मुझे बताओ इस सवाल में क्या रॉकेट साइंस है? कुछ रॉकेट साइंस है कि नहीं? देखो आप यहां करोगे तो ये आएगा किलोग्राम स्क्वायर, अपॉन में आएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये जाएगा ऊपर, तो ये आएगा सेकेंड अपॉन किलोग्राम और मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा कैंसलेशन करते हैं, एक किलोग्राम कटेगा और एक बेटा सेकेंड कटेगा, बराबर है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा किलोग्राम, देखो ऊपर किलोग्राम, नीचे देखो मीटर स्क्वायर, तो क्या है? मीटर की पावर 4 बचेगा और एक बेटा सेकंड बच गया। देखो कितना आसान सवाल है। तो किलोग्राम अपॉन मीटर की पावर 4 इंटू सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहां पे जरा सी नजर हटी, दुर्घटना घटी, मतलब नजर चूकते ही सवाल गलत हो जाएगा। किलोग्राम अपॉन मीटर 4 सेकेंड, किलोग्राम मीटर 4 अपॉन सेकेंड, किलोग्राम सेकेंड अपॉन मीटर 4 अपॉन किलोग्राम सेकेंड। बिल्कुल पास के ही ऑप्शन हैं सारे ऑप्शंस बेटा। आप देख पा रहे होंगे कि लगभग ऐसा लग रहा है न जाने क्यों एक ही क्वेश्चन से बनाए गए हैं। बोलो, तो इस तरह के सवाल, मतलब देखो ये तो मैंने सिंपल दिया है, सॉरी बेटा थोड़ी सर्दी हो रखी है मेरे को, लेकिन ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया हमने, तो इस तरह से अब जैसे मैंने यहां पर दिया x स्क्वायर अपॉन z बराबर y स्क्वायर अपॉन x, वो देंगे आपको y अपॉन x अंडर रूट वाई बाई एक्स अंडर रूट एक्स वाई। इस तरह से आपको एक फिजिकल क्वांटिटी बना के पूछने की संभावना है। या फिर देखो ये सवाल यदि नहीं पूछते तो वो क्या पूछ लेंगे? सिंबल दे देंगे भैया कि x का मतलब है फोर्स, y का मतलब है पावर, z का मतलब है टाइम, और P को डिफाइन किया गया है अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड। बताओ कि P के डायमेंशन क्या होंगे? कुछ इस तरह से, या बोलेगा कि भैया P बराबर है अंडर द रूट ऑफ एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3 अपॉन जेड की पावर 5। यहां x है इलेक्ट्रिक फील्ड, y है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, z है एनर्जी। तो बताओ P के डायमेंशन आ गए क्या? इट इज जस्ट अ वे ऑफ अप्रोचिंग। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह से फ्रेमिंग करी जाएगी। आगे आ जाओ, अगला सवाल देखो। एक सवाल बन सकता है इस तरह का, देखो ये एग्जैक्टली सवाल थोड़ी आएगा एग्जाम में आपको, बट इससे मिलता जुलता सवाल रहेगा। अब देखो यहां पे सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 डायमेंशनली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज P Q R कैन नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। ये बोल रहा है भैया P के डायमेंशन नॉट इक्वल टू Q, P के डायमेंशन नॉट इक्वल टू R, और Q के डायमेंशन, इसको एक ही लाइन में लिख दो ना, नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R। 3 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो इसमें से वो बोल रहा है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कभी भी मीनिंगफुल नहीं बनेगा। तो भैया देखो
आप ध्यान रखिए, आपको एक रूल आता है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, मैं लिख क्यों रहा हूं, टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम हैव सेम डायमेंशन। दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब उनके डायमेंशंस क्या हो, सेम हो, जब उनके डायमेंशंस क्या हो, सेम हो, अदरवाइज नहीं। और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किन्हीं का भी किया जा सकता है। तो अब देखो जैसे पहला है, तो भैया देखो पहला है P इंटू क्यू, दो अलग अलग है, माइनस R, तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी है, यहां पर एक पॉसिबिलिटी है कि भैया P और Q मिलके एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बना दें जिसके डायमेंशंस R के बराबर हों और वो सब्ट्रैक्ट कर पाए। चलो अगला ऑप्शन देखते हैं। तो भैया P इंटू क्यू अपॉन आर, भैया मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो भैया ऑलवेज पॉसिबल है, ये तो ऑलवेज पॉसिबल है। चलो हम तीसरे ऑप्शन को उठाते हैं। तीसरे ऑप्शन में लिखा है P माइनस क्यू अपॉन आर। अब यहां पर बताओ क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो ये P माइनस क्यू को यहां पर सब्ट्रैक्शन किया गया है और सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तभी संभव है जब दोनों के डायमेंशन सेम हो, यूनिट सेम हो, तभी ऐसा संभव है। तो भैया P माइनस क्यू अपॉन आर जो है वो आपका कभी भी नहीं आ सकता आंसर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसे जरा चौथे ऑप्शन में भी तो देख के बताना जरा एक बार। तो भैया देखो चौथे ऑप्शन में P इंटू आर आ रहा है पहले, फिर माइनस क्यू स्क्वायर हो रहा है और अपॉन क्यू इंटू आर आ रहा है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है ना, ये P इंटू आर मिलके एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो यहां पर संभव है कि भैया ये क्यू स्क्वायर के बराबर आ जाए, पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा हर बार, लेकिन एक संभावना ऐसी क्रिएट की जा सकती है, ऐसी संभावना एक क्रिएट की जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, m0 L1 t माइनस 1, यदि मैं वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूं तो ये आएंगे L2 t माइनस 2। अब यहां पर देखो मैं एक्सेलरेशन इंटू वेवलेंथ कर दूं तो a इंटू लैम्बडा करूंगा तो ये आएगा L1 t माइनस 2 इंटू L1। तो देखो क्या L2 t माइनस 2 पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ, हो गए। तो एक्सेलरेशन इंटू वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, भाई अलग अलग हो गए ना तीन, एक्सेलरेशन, वेवलेंथ और वेलोसिटी को क्यों मान लिया। तो ऐसी संभावना है भैया, बन सकता है। तो ये ऑप्शंस ये मीनिंगफुल दे देगा, लेकिन यहां पूछा नेवर बी अ मीनिंगफुल, बोलो बात सही है। ये था हमारे पास में एक और क्वेश्चन। देखो आगे एक और सवाल है, ये असर्शन रीजन का सवाल है, थोड़ा सा नीचे चला गया है। चलो देखो सवाल, देखो एक फिर से मैं आपको बता दूं, हर पूरे पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन के भी रहने वाले हैं, फिजिक्स पोर्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे बेटा, है ना। चलो तो यहां पर देखो एक असर्शन का सवाल है, फोर्स कैन नॉट बी एडेड टू प्रेशर, फोर्स को प्रेशर में हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और बेटा प्रेशर की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशंस आते हैं m1 L1 t माइनस 2, जबकि इसके डायमेंशंस आते हैं m1 L माइनस 1 t माइनस 2। चूंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं, या ये कहिए कि दोनों की यूनिट अलग अलग है, या ये कहिए कि दोनों के डायमेंशंस अलग अलग हैं, इसलिए हम इन्हें जो ऐड नहीं कर सकते। देखो असर्शन रीजन के सवालों में हमेशा आपको पहले असर्शन पढ़ना है, उसके बाद में उसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो भैया देखो मैंने क्या बोला, भैया मेरे पास में देखो एक तो मैंने बोला कि यूनिट डिफरेंट है,
या मैंने बोला डायमेंशंस डिफरेंट है। हालांकि डायमेंशंस डिफरेंट का ऑप्शन ज्यादा मोर करेक्ट है। रीजन जो है कि इनको क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनकी डायमेंशंस अलग अलग है। हम यूनिट पे थोड़ी बोलते हैं, यूनिट से तो हम डायमेंशन, यूनिट का यूज तो हम डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं, आप तो ये कह सकते हैं कि भैया डायमेंशंस अलग अलग है इसलिए नहीं जोड़ सकते। तो क्या ये चीज लिखी है क्या, देखो रीजन में द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड प्रेशर आर डिफरेंट लिखी है। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, इसलिए आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ए। यदि जो रीजन आपने सोचा वो रीजन यदि आपको नहीं मिलता है रीजन वाले स्टेटमेंट में, तो आपका आंसर फिर आगे बढ़ेगा, कोई और सवाल का आंसर आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। बोलो क्या ये वाली बात आपके समझ में आई या नहीं आई, बोलो बेटा। देखो सवाल तो बहुत सारे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सवालों की कमी है। देखो जैसे एक ये सवाल है, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया फोर्स है, वेलोसिटी है और टाइम है, इसे फंडामेंटल यूनिट ले ले तो भैया डायमेंशंस ऑफ मास क्या आएंगे। तो देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, इन सवालों को यदि आप ऑप्शन से करोगे तो जल्दी होते हैं। एग्जाम की अप्रोच अलग होती है और क्लासरूम में सीखने की अप्रोच अलग होती है। यहां एग्जाम में जब आप जाओगे तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो भैया जैसे आपकी जो मर्जी आए आप उधर से चालू करो। आपका मन कर रहा है ऊपर से करूं, आपका मन कर रहा है नीचे से करूं, जहां से भी आपका मन करे वहां से करो। जैसे मान लो मैंने यहां से किया होता तो क्या आता, m1 l1 t-2 इंटू ये आता l1 t-1 और t-1। ये मास बन सकता है क्या, नहीं, l2 हो रहा है, नहीं बनेगा। चलो यहां से देखो तो ये आएगा m1 l1 t-2 इंटू, देखो v की पावर -2 है तो ध्यान से रखना l1 t-2 की पावर -2, सॉरी। तो यहां पर फटाफट से देखो बेटा ये क्या आएगा, m1 l1 t-2 इंटू, अब यदि आप थोड़ी सी आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप फटाफट से इसे बना सकते हैं। क्या बन रहा है क्या, नहीं, देखो यहां पर l1 अटक गया। अच्छा ये यहां पर f है ना, इस ऑप्शन को देखें तो m1 l1 t-2 v-1। अब देखो मुझे डायरेक्ट लगाते आना चाहिए v-1 और बेटा t-1। क्या हो रहा है क्या, देखो क्या हो रहा है क्या, नहीं ना, क्यों नहीं हो रहा है, देखो ये देखो l1 ये तो कट रहा है, ये यहीं कट गया तो ये t-2 बच रहा है। तो चौथा ऑप्शन देखें हमारे पास में क्या है, f1, तो m1 l1 t-2 इंटू v-1 मतलब l-1 t1 और बेटा t। अब फटाफट से देखो ये t1 और t1 मिलके t2 हो गए, इसको काट दिया, l-1 से और l-1 काट पा रहे हैं हम, बच गया m1, खत्म। ऑप्शन चेकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस टूल का यूज बेटा डायमेंशंस वाले सवालों में करना कई बार फायदे का सौदा रहता है। चलो आगे देखो एक और सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल, यहां पर राउंडिंग ऑफ का सवाल है मेनली, तो सिग्निफिकेंट फिगर को राउंडिंग ऑफ करना। तो देखो इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैंने एक एक सवाल यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट किया है कि भाई देखो सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं होते, पर होता क्या है जब हम एग्जाम में बैठे होते ना तो एक चैप्टर में 10 15 20 टॉपिक होते छोटे 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 छोटे, अब वो हमें सारे हमारे दिमाग में होने चाहिए और उन सारे टॉपिक्स को 3 घंटे में उड़ेलना है। टोटल चैप्टर मिला के हैं 100, हर चैप्टर का एवरेज मान लो 10 टॉपिक तो होंगे, छोटे सब टॉपिक 10 वैरायटी के तो क्वेश्चन मिलेंगे। 100 इंटू, भाई मैं तो एवरेज कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, उल्टा ज्यादा ही हो सकता है। इतने सारे टॉपिक्स को एक साथ दिमाग में रखना और 3 घंटे के समय में आंसर देना, यही तो चैलेंजिंग है और क्या है। बाकी तो हर कोई पढ़ तो रहा ही है, यस और नो। चलो क्या बोल रहे हैं, देखो 2.745 और 2.735 को 3 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है। तो अभी तो इसमें 4 है, मतलब यहां से भी 5 को उड़ाना और यहां से भी 5 को उड़ाना है। अब देखो 5 के आगे 1 2 3 4 कुछ होता तो मेरे लिए तो फिर सवाल हल हुआ था। यहां पे क्या होता है, जब 5 आता है फॉलोड बाई 0, 5 के आगे कुछ ना हो, 0 हो, या तो कुछ ना हो या 0 हो, तो भैया हम इसके प्रीवियस डिजिट को जाके देखते हैं और यदि ये इवन नंबर हो
तो भैया कीप एज इट इज, कीप एज इट इज। और ऑड नंबर हो तो इंक्रीज प्रीवियस डिजिट बाई 1। तो देखो ये वाला तो एज इट इज रहेगा, मतलब पहला ऑप्शन 2.74 आएगा, मतलब देखो जब हम इसे करेंगे तो ये आएगा 2.74, और यहां पर देखो ये ऑड है तो बेटा इसे +1 करेंगे तो 2.74, तो दोनों 2.74 होने चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ठीक है, दैट इज द राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट का सवाल। अगला सवाल देखो, ये स्क्रू गेज का सवाल है। अब मैं स्क्रू गेज के सवाल पे नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ और चीजों पे यहां पर जा रहा हूं। जैसे देखो ये वाला, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट वैरायटी का सवाल मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो क्या सवाल है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल टू √ab प्लस bt प्लस c अपॉन d प्लस t। इस टाइप का सवाल मैं बोल रहा हूं कि आपको पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं कि पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है यहां पर डायमेंशन का होता है खेल, और डायमेंशंस में क्या होते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया हर टर्म जो प्लस या माइनस से सेग्रीगेटेड है उनके डायमेंशन सेम होंगे। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पता है ना, क्वेश्चन में खेल खास बात क्या है कि ए बी सी डी के जो डायमेंशन है उन्हें ऑर्डर में जमाना है, तो ऑर्डर में जमाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो डी और टी, तो इसका मतलब डी के डायमेंशन टी के बराबर होंगे, और टी टाइम है, मतलब लास्ट ऑप्शन में टाइम आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं आ सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, ये जो v है, v के डायमेंशंस बराबर होंगे √ab के भी, v के डायमेंशंस बराबर होंगे बेटा bt के भी, और v के डायमेंशन बराबर होंगे c अपॉन टाइम के भी, c अपॉन टाइम। यस और नो? तो यहां से देख के बताओ, यदि मैं इस स्टेप को देखूं तो c बराबर लिखूंगा v इंटू टी, मतलब क्या आएगा बेटा, c बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी के आएंगे L1t - 1 इंटू टी, तो ये आ रहे हैं बेटा L1, और L1 मतलब डिस्टेंस, मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन डिस्टेंस का होना चाहिए। तो बेटा ये गया, पीछे से दूसरी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो अब देखो लास्ट ऑप्शन टाइम, फिर डिस्टेंस, अब इसके आगे देखो एक्सेलरेशन डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्सेलरेशन, मतलब एक और निकाल लूं तो काम हो जाएगा क्या मेरा। तो देखो मैंने डी और सी निकाल लिया, बी को निकाल लेता हूं। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, v बराबर क्या है bt, तो क्या b बराबर आएगा v बाई टी, मतलब L1t - 1 अपॉन टी, तो ये आएगा L1t - 2, और ये क्या होता है एक्सेलरेशन। तो बेटा ये वाला नहीं आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से हम चेकिंग की मदद से इसे भी सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे मैंने कुछ क्वेश्चन जो आपको यहां पर बतलाए कि भैया कि इस तरह के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। मैं आपको यहां पर एक आध सवाल और बता देता हूं, जैसे ये एक सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल भी बनने की संभावना रहती है कि जैसे यहां पर क्या करते हैं, जो आपके पास में जो एक्चुअल डेटा है उसको बदल दिया जाता है। मतलब वो क्या कह रहा है कि आपके पास सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी जो है, सीजीएस सिस्टम में आपके पास थी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम बना दिया जिसमें लेंथ को बेटा 10 सेंटीमीटर लिखा जा रहा है, मतलब जहां लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर बन रही है और जो मास है वो 100 ग्राम बन रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये 4 को तो अपनी जगह, ग्राम की जगह लिखेंगे 100 ग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर का क्यूब। सर ये कैसे कर दिया सर, ये हमें नहीं हुआ। अच्छा बेटा नहीं हुआ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, इसमें अप्रोच में कई बार हम, ये अप्रोच तब सही है जब किलोग्राम से ग्राम, ग्राम से किलोग्राम वगैरह जब स्टैंडर्ड में जाए। आप एक काम कीजिए, देखो कैसे, N1U1 बराबर N2U2, बोलो बात सही है। अब आपके पास में जो डेंसिटी है, इसके डायमेंशन क्या आएंगे बेटा, डेंसिटी के ये आएंगे M1L - 3T0। अरे बात सही है, आपने बोला हाँ।
अब इसकी मदद हमें बस यहां पर लेनी है कि किस प्रकार से हम यहां पर कर सकते, कैसे करें। देखो बेटा ये 4 है जो कि है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी ऐसे सिस्टम में जो मैंने x मानी, जहां पर ग्राम की जगह क्या बन रहा है 100 ग्राम बन रहा है, और जहां लेंथ को मास को लेंथ को मेजर कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर के टर्म्स में। देखो ये जो फॉर्मेट है ना ये तब चलता है जब हमारे पास में स्टैंडर्ड हो। बच्चे को मैं यही बता रहा हूं आपको कि ये फॉर्मेट लगाओगे तो आंसर क्या आएगा और ये फॉर्मेट लगाओगे तो आंसर क्या आएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो ये आएगा 4 इंटू ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां से आएगा x इंटू 100 जी अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर बेटा देखो ये कट जाएगा, ग्राम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 2 0 2 0। सो बेटा x का आंसर आ गया 40। मतलब इस सिस्टम में के हिसाब से आपने 40 आंसर निकाला। लेकिन यदि कोई बच्चे ने ऐसे किया होता तो ये निकालता क्या 100 और बेटा ये आता 1000, तो ये आता आपके पास 0.4। और अब एग्जामिनर के पास देखो क्या हो गया, एग्जामिनर ने ये दोनों ऑप्शन दिए 0.4 भी और 40 भी, तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। देखो यदि यहां पर मेरे पास सवाल होता 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, उसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो मैं डायरेक्ट कर देता। लेकिन यहां क्या दिक्कत है बेटा, यहां दिक्कत ये है कि आपने ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब को डायरेक्ट रिप्लेसमेंट मार दिया, जो यहां नहीं चलेगा क्योंकि ये एक्चुअल रिलेशन नहीं है ग्राम का 100 ग्राम। एक्चुअल रिलेशन क्या है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। बोलो यस और नो, यस और नो। तो ये जो अप्रोच होती है वो कहां फेल होती है, जब हमको उसी का मिलता जुलता टर्म दिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस कारण से ये वाली अप्रोच काम नहीं करेगी। ये N1U1 बराबर N2U2 के अप्रोच पे आपको जाना है और आंसर विल बी 40। इस तरह का सवाल भी बनने की पूरी संभावना एग्जाम में है। सो मैंने आपको बेसिकली क्या है कुछ सवाल हमारे रिवाइंड टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट से आपके सामने रिप्रेजेंट किए। इन सवालों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको यह बतलाना था कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं और हमें किस प्रकार की प्रैक्टिस करनी है, हमें और क्या क्या ऑप्शन संभव हैं। देखो टेस्ट सीरीज का यह मकसद कतई नहीं होता है कि आपको सिर्फ डरा के रख दिया जाए और आप डर जाओ और बोलो कि नहीं कि भैया ABC कोचिंग या XYZ कोचिंग के क्वेश्चन देखो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे। बेटा एग्जाम में वो सवाल आते हैं जो सबसे सॉल्व हो जाते हैं यदि उसने थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ा होता है। एवरेज लेवल का पेपर होता है, बस प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ी सी ट्रिक्स होती है उसमें, उन ट्रिक्स को ही संभालना पड़ता है और वो क्या होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। मतलब इस पेपर में जो ट्रिक यूज की गई है, इस क्वेश्चन में जो पर्टिकुलरली ट्रिक यूज की गई है, जरूरी नहीं कि वही सेम ट्रिक आप पहले से जानते हो सकता है आपने देखी हो सकता है ना देखी हो। इसी के लिए हर कोई प्रयासरत रहता है। ऐसा नहीं सवाल आएगा कि हमने देयर इज अ पुली ब्लॉक सिस्टम है, उसमें एक 2 kg का मास है, एक 3 kg का मास है, स्ट्रिंग की लेंथ 10 मीटर की लेंथ से कनेक्ट किए गए हैं, उन्हें एक साथ में छोड़ा गया है और 3 किलोग्राम ब्लॉक के नीचे कॉनकेव मिरर लगाया गया है। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ द 3 किलोग्राम ब्लॉक एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड है। ऐसे सवाल नहीं फ्रेम करेंगे, डोंट वरी, है ना। सवाल सिंपल से रहते हैं। या उसने बोला कि एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, उस साइड में 2 किलो का ब्लॉक, एक साइड में 3 किलो ब्लॉक, और ये जो पुली है उस पुली के ऊपर 10-12 पुली और लगा दी और बोल रहा है कि अब बताओ क्या होगा। नहीं, ऐसा सवाल भी नहीं आता है एग्जाम में। सवाल बेसिक एग्जामिनर की देखो एक टेंडेंसी मैं आपको बताता हूं। एग्जामिनर की टेंडेंसी होती है कि एग्जाम में जो सवाल लिए जाते हैं कि जो टाइप फॉर्मेट में बन जाएं, टाइपिंग फॉर्मेट में बन जाएं, ड्राइंग ना करनी पड़े, इस पर कोशिश रहती है ना।
तो आप देखना मैक्सिमम सवाल ऐसे ही रहते हैं जहां पर या ड्राइंग जो भी होगी मिनिमम ड्राइंग, मिनिमलिस्टिक ड्राइंग पर काम आपका हो जाए, ठीक है। खैर वो एक अपना मुद्दा है, पर मैक्सिमम के लिए मैंने आपको बात करी। तो आप देख सकते हैं कि भैया किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये था टॉपिक वाइज टेस्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जर्नी ऑफ द नीट 2025। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी नीट की जर्नी के लिए, क्योंकि आपको एक चैप्टर में से अच्छे 50 सवाल छांट के आपके सामने दिए जाएंगे, और उन सवालों को करने से आपको टाइम के साथ में किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करना है, कैसे आप टॉपिक वाइज करते हुए मंथली एक रिवीजन कर सके। जैसे ये माइनर टेस्ट 1 है, 2 होगा, 3 होगा, एंड देन 3 टेस्ट में जितना सिलेबस है उसको एज अ मेजर टेस्ट मिक्स कॉम्बिनेशन बना के फिर आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर से आप जो टेस्ट देंगे उसमें उतने ही चैप्टर्स, उतने ही टेस्ट का सिलेबस आएगा जितना आप पहले से ऑलरेडी कर चुके हो, और धीरे धीरे करते हुए सिलेबस बढ़ते जाएंगे। मंथ एंड में मिक्स टॉपिक का टेस्ट होगा, और मंथ के शुरुआत के जो 3 वीक होंगे उनमें आपके पर्टिकुलर टॉपिक वाइज 2 से 3 टॉपिक हर सब्जेक्ट से होंगे, एक टॉपिक होगा, कभी 2 होंगे, इस प्रकार से टेस्ट होगा। और लास्ट में जब पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो उसमें हम कम से कम आपको 6 मेजर टेस्ट, और हो सकता है उससे भी ज्यादा मेजर टेस्ट आपको प्रोवाइड करें, जो कि आपकी नीट की जर्नी में बहुत बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। सो hurry up, join the Rewind Test Series Biomentos classes online में। So thank you so much।